हेलो, क्लास 7th के सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं पेज नंबर 16। So the small intestine is highly coiled and is about 7.5 meters long। जो जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था 7 to 6 meters long हो सकती है, वेरी करते हैं ह्यूमंस के अंदर। 7.5 meters long, it receives secretion from the liver and pancreas, beside its wall also secrete juices। तो अब हम आ गए स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को अब हम जो है वो मिलेगा, जूसेस मिल रहे हैं, क्योंकि जो कंप्लीट डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले तो आ गया लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड situated in the upper part of the abdomen on the right side। it is the largest gland in the body। it secretes bile juice is actually a greenish yellowish green जूस होता है विच हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट की ब्रेक डाउन ना स्टमक कर सकता है ना पैनक्रियाज, सिर्फ बाइल जूस प्रॉपर ब्रेक डाउन ऑफ फैट करता है। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। तो कभी कभार जिन लोगों को गॉल ब्लैडर के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है और उनको अपना गॉल ब्लैडर रिमूव कराना पड़ता है, तो डॉक्टर्स उनको रिकमेंड करते हैं कि आप फैट मत खाओ, कोई भी चीज़ जिसमें फैट है ज़्यादा वो मत खाओ, क्योंकि फैट की ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगी, क्योंकि बाइल जूस ख़त्म हो गया। The bile plays an important role in the digestion of fats। The pancreas is a large cream-colored gland located just below the stomach। The pancreatic juice acts on carbohydrate and proteins, mainly pancreatic juice में peptins होते हैं जो proteins पे काम करते हैं, and changes them into simpler form। The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine, where the intestinal juices completes the digestion of all components of the food। The carbohydrates get broken into simple sugar as glucose, fat into fatty acid, and glycerol and proteins into amino acids। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। जो हमारा स्टार्च है, जो शुगर है, उसको हम करते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट, फैट को फैटी एसिड में, एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन्स इनको, जो प्रोटीन इज कॉम्प्लेक्स और उसका सिंपल सब्सटेंसेज अमाइनो एसिड्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब डाइजेशन कंप्लीट हो गई। स्टार्ट्स इन माउथ इज कम्प्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और अब हम जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, अगर हम देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बाद में पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, अब हम बोलेंगे देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड द विलाई। ये क्या करते हैं, अगर हम देखें देयर इज़ अ प्लेन सर्फेस, सीधी सरफेस है और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है, और उसके ऊपर हमने फिंगर लाइक सब्सटेंसेस लगा दिए और अब हम एब्जॉर्प्शन करें। तो बेसिकली फिंगर लाइक सब्सटेंसेस जो विलाय है, इनका क्या काम है, ये एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया तो एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन, जब सरफेस एरिया ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, तो ईजिली फटाफट एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, जो भी हमने फूड डाइजेस्ट किया उसकी एब्जॉर्प्शन फटाफट हो गई। तो द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इनटू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। दीज आर कॉल्ड विलाई। Can you guess what the role of villi could be in the intestine to increase the surface area? The villi increases the surface area for absorption of the digested food. Each villus is singular, has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of villi absorbs digested food material. The absorbed substances are transported via blood vessels to different organs। तो blood में absorption हुई, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से सीधा ब्लड में गया, ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो गई खाने की, जो भी हमने डाइजेस्ट किया है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल टू डिफरेंट organs to the body, where they are used to build complex substances such as the proteins required by body, and this is called assimilation। Important, assimilation आ गया। assimilation is the process by which cells of the body or organs take up the digested food and utilize it for different purposes or for growth, और जो हमने ऊपर पढ़े थे ग्रोथ एंड फंक्शनिंग एंड रिपेयर, अगर और डिफरेंट प्रोसेसेस, तो उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released। जो एनर्जी हमको चाहिए which is called ATP,
अगर नहीं लिखा हुआ 7th क्लास में, इट्स फाइन. ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. ATP इज़ द एनर्जी जो हमको चाहिए होती है हमारे सारे प्रोसेसेस के लिए, जो सेल में प्रोसेस हो रहे हैं, सारी जगह प्रोसेस हो रहे हैं. और वो कैसे हमको मिलती है? जब हम जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में पहुंचा सेल में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कहाँ से आती है? हम सांस लेते हैं, लंग्स से ऑक्सीजन आती है. ऑक्सीजन आई, उसने ग्लूकोज के साथ काम किया, एक रिएक्शन हुई जिसका बाय प्रोडक्ट निकला कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. वाटर सेल यूज़ कर लेगा, अदरवाइज इजेशन में वाटर भी सिक्रीट आउट हो जाएगा, या फिर वाटर जो है हमको पता है 70% ऑफ अ बॉडी इज़ वाटर, वहाँ पे यूज़ हो जाएगा. लेकिन जो बाकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चली जाएगी. बाहर कहाँ से जाएगी? लंग्स से ही बाहर जाएगी. जहाँ से ऑक्सीजन आई वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी. ठीक है. और एनर्जी जो है हमें मिल जाएगी, ATP हमें मिल जाएगा. द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड देन एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन आ गया. The large intestine is wider and shorter than the small intestine. It is only 1.5 meters in length. Its function is to absorb water and some salts from the undigested food material. The remaining waste passes into the rectum, remains there as semi-solid feces, and the fecal matter is removed through the anus. From time to time this is called egestion. तो अब हमने जो 5 प्रोसेस हैं ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, 5 प्रोसेसेस हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया. रेक्टम में थोड़ी देर जो वेस्ट है वो स्टोर होता है, और उसके बाद एनस से वो हम उसको बाहर फेंक देते हैं बॉडी से, उसको इजेक्ट कर देते हैं, जिसको हम इजेक्शन कहते हैं प्रोसेस को. तो यहाँ 5 प्रोसेसेस. फर्स्ट इज इंजेक्शन. इंजेक्शन इज बेसिकली टेकिंग फूड इनटू अ बॉडी वाया माउथ, थ्रू माउथ, ओरल कैविटी, बकल कैविटी, कुछ भी लिखो सही है, is called ingestion. Digestion is a more डिटेल्ड प्रोसेस, थोड़ा एलैबोरेट प्रोसेस है डाइजेशन. डाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है? जो हमने खाना लिया उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो रहा है. द ब्रेक डाउन ऑफ ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. डाइजेशन के बाद हुआ एब्जॉर्प्शन. सिंपलर सब्सटेंसेस की एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड वेसल्स में, तो उसको हम बोलेंगे द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड वेसल्स थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन के बाद हुआ एसिमिलेशन. एसिमिलेशन इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स और ऑर्गन्स और सेल्स टेक अप द एब्जॉर्ब्ड फूड, टेक अप द simpler substances or absorb digested food and utilize it for various functions, various processes, or can be utilized for growth of a cell, repair and functioning of cell. ये assimilation हो गई. assimilation के बाद हुआ egestion. throwing out of waste from a body is called egestion. डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ये इंपॉर्टेंट है. ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स है जैसे काउज हो गई, बफलोज हो गई, उसके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. उससे पहले जो ब्लू बॉक्सेस रह गए हम वो कर ले. तो वर्किंग ऑफ स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1822. अ मैन नेम एलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय अ शॉट गन. The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach. He was brought to an American army doctor, William Beaumont. The doctor saved the patient, but he could not close the hole properly. Beaumont took it as great opportunity to see inside of the stomach through the hole. He made some wonderful observations. Beaumont found that the stomach was churning food. Its walls secreted a fluid which could digest food. He also observed that the end of stomach opens into the intestine only after the digestion of food inside the stomach is completed. तो ये स्टोरी है कि कैसे पता लगा स्टमक के अंदर कैसे काम करता है, स्टमक डाइजेशन कैसे होता है, ये स्टोरी है उसके बारे में. इसमें कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. अब आ गया, एक मिनट पहले कोई ऊपर बॉक्स तो नहीं रह गया है? नहीं. डाइजेशन in grass eating animals. Have you observed cows, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating grass? Actually they quickly swallow the grass, store it in a separate part of the stomach called rumen.
वेरी इंपॉर्टेंट, तभी ग्रास ईटिंग एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स भी बोलते हैं। रूमिनेंट, RUMINANTS, रूमिनेंट्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स को हम वो भी बोलते हैं रूमिनेंट्स हैं। ये क्यों? क्योंकि उनके पास एक पार्ट होता है स्टमक का जिसको रूमिन बोलते हैं। वो फटाफट घास खा लेते हैं और सीधा रूमिन के अंदर सेव कर लेते हैं, और जब उनके पास फ्री टाइम होता है, जब ग्रास अवेलेबल नहीं है, तो वो रूमिन से ग्रास वापस माउथ में लेके आते हैं और उसको फिर च्यू करते हैं। है द फूड गेट्स partly digested and is called cud, but later the cud returns to the mouth in small lumps and the animal chews it. The process is called rumination and these animals are called ruminant. यहाँ पे भी लिखा हुआ है rumination and ruminant, इसके अंदर डिफरेंस भी आ सकता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। प्रोसेस इज rumination और वो एनिमल्स जो वो प्रोसेस करते हैं उनको बोलते हैं ruminant। तो बेसिकली घास डाली सीधा मुंह के अंदर डाली सीधा, और वो स्टमक के एक पार्ट में जाकर स्टोर होगी जिसको हम बोलते हैं रूमन। रूमन में थोड़ी बहुत डाइजेशन हुई जहाँ से उसका कड बन गया। कड जो है वापस आया माउथ के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में, और अब एनिमल वो छोटे छोटे पार्ट्स को अब च्यू करेगा। पहले उसने च्यू नहीं किया था, पहले उसे सीधा डाल दिया, अब च्यू कर रहा है वो, और इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। और वो जो एनिमल्स जो ये प्रोसेस करते हैं उनको बोलते हैं रूमिनेंट। Grass is rich in cellulose, a type of carbohydrate. Many animals, including humans, cannot digest cellulose. तभी हम लोग घास नहीं खा सकते, क्योंकि जो सेल्यूलोस है हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। उन पर्टिकुलर बैक्टीरिया चाहिए जो काउज में होता है, उनके स्टमक में होता है, जो कि जो सेल्यूलोस है जो ग्रास के अंदर है उसको डाइजेस्ट कर पाए। ह्यूमंस और बहुत सारे एनिमल्स है जो सेल्यूलोस डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ये वो दिखा रहा है स्टमक है, ह्यूमन है, ये फुल इतना बड़ा स्टमक है। आई थिंक काउ के स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द रूमन, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। Ruminants have a large sac-like structure between the small intestine and large intestine. The cellulose of the food is digested here, but the action of certain bacteria which are not by the action of certain bacteria which are not present in humans. तो बैक्टीरिया है जो सेल्यूलोस जो है ग्रास के अंदर उसको कट क्या उसको उसकी ब्रेक डाउन करता है, जो कि ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम. So how do they acquire and digest food? In this section below you will learn another interesting way of food intake. पहले ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहेली wants to know why these animals cannot chew food properly at the time they take in. इसका मतलब ये है ताकि जब उनको ग्रास अवेलेबल है वो फटाफट खा लें, लेकिन जब वो थोड़ी देर कहीं और जाएंगे तो उनको पता लगा यहाँ पे तो ग्रास अवेलेबल नहीं है, या फिर यहाँ पे जो प्लांट्स है वो हम नहीं खाते, तो कमी ना हो जाए फूड की, इसकी वजह से वो स्टोर कर लेते हैं। जब उनको अबंडेंस में खाना मिलता है सारा स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद उसको च्यू करते हैं। भोजू wants to know why we cannot digest cellulose like the cattle do. क्योंकि हमारे पास वो बैक्टीरिया नहीं है, सर्टेन बैक्टीरिया जो चाहिए होता है डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोस के लिए, इसकी वजह से हम ग्रास नहीं खा सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरिया. Sometimes you may have experienced the need to pass watery stool frequently. This condition is known as diarrhea. It may be caused by an infection, food poisoning or indigestion. It is very common in India, particularly among children. Under severe condition, it can be fatal. This is because of the excessive loss of water and salt from the body. Diarrhea should not be neglected. Even before a doctor is consulted, the patient should be given plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar, which is called ORS, oral rehydration solution. Why is it called rehydration? क्योंकि हम कहते हैं, जैसे जब हम बोलते हैं कि हमको हाइड्रेट रहना चाहिए, गर्मियों में प्रॉपर हाइड्रेट रहना चाहिए, यानी कि हमको बहुत पानी पीना चाहिए ताकि हमारी जो बॉडी है बहुत हाइड्रेट रहे। डायरिया के अंदर क्या होता है, हाइड्रेशन यानी कि जो पानी है बॉडी से वो निकलने लग जाता है। अब जब पानी निकलेगा बॉडी से तो वो साथ में सॉल्ट लेके निकलेगा। जैसे यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि वाटर एंड सॉल्ट्स जाते हैं, तो जब भी पानी निकलेगा बॉडी से कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए वो लेकर जाएगा, सिंपल पानी नहीं निकलेगा। तो जब पानी का एक्सेसिव लॉस होता है, हमारी बॉडी 70% वाटर है, उसको पानी नहीं मिलता, तो ऑब्वियसली उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमको डायरिया होता है। लेकिन हम इसको कैसे, डॉक्टर्स डायरिया में ORS देते हैं, ओरल रीहाइड्रेशन, यानी कि जो हाइड्रेशन हमारे अंदर थी वो ख़त्म हो गई, अब उसको हमको रीहाइड्रेट करना है बॉडी को। ओरल रीहाइड्रेशन सोल्यूशन ये हम घर पे भी बना सकते हैं। पानी लिया, उसमें थोड़ा सा नमक और चीनी डाली, ORS बन गया।
लेकिन अब मार्केट्स में फ्लेवर वाले ORS आते हैं, ऑरेंज फ्लेवर, लेमन फ्लेवर। होता यही है, पानी के अंदर नमक और चीनी, उसको हम रिहाइड्रेशन बोलते हैं। नमक और चीनी बेसिकली क्या है, एक तरह से वाटर को होल्ड करेगा बॉडी के अंदर, ताकि वाटर का जो एक्सेसिव लॉस है वो ना हो, वो होल्ड करके रखेगा वाटर को हमारी बॉडी के अंदर, इसीलिए हम शुगर एंड सॉल्ट डालते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर जो इनटेक ऑफ फूड है वो बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर सेक्शनिंग नहीं हो रखी बॉडी की, प्रॉपर डिमार्केशन है कि हाँ अमीबा के अंदर ये माउथ है भाई और ये उसका एनस है, और ये सब कुछ अमीबा के अंदर नहीं है। जैसे हमको तो पता है माउथ, हमारे माउथ में ये काम करना है, लेकिन अमीबा के अंदर देयर इज़ नो डिमार्केशन। इसकी वजह से ये फूड नॉर्मली इंटेक जैसे ह्यूमंस करते हैं वैसे नहीं करता, इसका डिफरेंट प्रोसेस है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।